Hello and the very good morning to all the students. I am BL Berwa, Assistant Professor in Economics, Government College Lasadia, Udaipur. Dear students, in this video lecture, we will discuss the next very important topic of microeconomics, that is law of variable proportions and three stages of production. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। साथियों, आज हम परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, उत्पादन की तीन अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ये बताएं कि ये जो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है, ये एक अल्पकालीन अवधारणा है। इसके अंतर्गत हम अल्पकाल में अन्य साधनों को स्थिर रखते हुए केवल एक परिवर्तनशील साधन की इकाइयों को बढ़ाते हैं और उसका प्रभाव कुल उत्पादन पर देखते हैं। तो जैसे जैसे हम अन्य साधनों को स्थिर रखकर केवल एक परिवर्तनशील साधन की इकाइयां लगातार बढ़ाते हैं तो प्रारंभ में कुल उत्पादन बढ़ता है, एक स्थिति पर अधिकतम होता है तथा इसके बाद घटने लगता है। इसे उत्पत्ति के नियम भी कहते हैं। जब अन्य साधनों को स्थिर रखकर अल्पकाल में केवल भूमि और परिवर्तनशील साधन को बढ़ाया जाता है तो स्थिर साधन व परिवर्तनशील साधन का अनुपात बदलता रहता है, इसलिए इसे परिवर्तनशील अनुपातों का भी नियम कहते हैं। दोबारा बताता हूँ कि अल्पकाल में अन्य साधन जैसे भूमि को स्थिर रखकर भूमि की मात्रा तो स्थिर रहती है, लेकिन परिवर्तनशील साधन जैसे श्रम को बढ़ाते हैं तो भूमि और श्रम, स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन का अनुपात लगातार परिवर्तन होता रहता है, इसलिए इसे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम भी कहते हैं। जब स्थिर साधन को हम स्थिर रखकर परिवर्तनशील साधन को लगातार बढ़ाते हैं तो एक स्थिति के बाद में कुल उत्पादन भी घटता है, औसत उत्पादन भी घटता है और सीमांत उत्पादन भी घटता जाता है, इसलिए इसे हासमान प्रतिफल का नियम भी कहते हैं। जो शास्त्र पढ़ रहे हैं विद्यार्थी, चाहे वो बैचलर हो, यूजी में हो, पीजी में हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हो, चाहे वो स्कूल लेक्चरर का हो, कॉलेज लेक्चरर का हो या नेट से संबंधित हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वापस इस नियम को कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम में हम तीन नामों से जानते हैं इसको, अलग अलग नामों से। एक तो उत्पादन की तीन अवस्थाएं, एक उत्पत्ति के नियम और इसके एक हासमान सीमांत प्रतिफल का नियम भी कहते हैं इसको। सबसे पहले हम इस नियम को पढ़ने से पहले इसकी मान्यताएं लेते हैं। ये एक अल्पकालीन अवधारणा है, अल्पकाल से संबंधित इससे पहले हम अल्पकाल और दीर्घकाल के बारे में अलग से वीडियो बना चुके हैं, तो आप उसको देख सकते हैं कि अल्पकाल क्या होता है और दीर्घकाल क्या होता है। तो अल्पकाल का मतलब यही है कि हम अल्पकाल अर्थशास्त्र में उसको मानते हैं जिसमें केवल एक साधन को हम परिवर्तन कर सकते हैं, बाकी साधनों को स्थिर रहते हैं। तो ये अल्पकालीन अवधारणा है। इसके अंतर्गत हम एक साधन केवल श्रम को ही परिवर्तनशील मानते हैं तथा अन्य साधनों को स्थिर मानते हैं। परिवर्तनशील साधन की सभी इकाइयाँ समरूप रूप से कुशल है, ये मान लेते हैं। टेक्नोलॉजी को स्थिर मानते हैं हम, अर्थात अल्पकालीन जो हमारा उत्पादन फलन होगा वो होगा Q = फंक्शन ऑफ L एंड N। N जो भूमि की मात्रा है ये स्थिर है और L जो है इसको हम परिवर्तनशील मानते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि भूमि की मात्रा को स्थिर रखकर उस भूमि के टुकड़े पर जैसे जैसे हम श्रम की मात्रा को बढ़ाते हैं तो कुल उत्पादन पर क्या प्रभाव दिखता है। तो सबसे पहले हम एक टेबल से देखते हैं इसको। ये टेबल बनाया हमने कि यहाँ पे n भूमि को लिया है, तो भूमि की इकाई को हमने 10 मान लिया है, तो ये सभी श्रम की इकाइयों पर भूमि की इकाइयाँ समान है। जैसे जैसे हम श्रम की मात्रा बढ़ाते हैं वैसे वैसे कुल उत्पादन प्रारंभ में बढ़ती दर से बढ़ रहा है, एक स्थिति के बाद में घटती दर से बढ़ रहा है। 8 श्रमिकों पर वो अधिकतम होता है
और उसके बाद भी अगर हम श्रमिक लगाते हैं तो वो घटने लगता है। तो शुरुआत में जो श्रम के द्वारा किया गया कुल उत्पादन है वो प्रारंभ में बढ़ती दर से बढ़ता है, मोड़ के बिंदु के बाद में घटती दर से बढ़ता है और उसके बाद अधिकतम होता है, और उसके बाद भी अगर हम श्रमिकों को लगाते हैं तो कुल उत्पादन में घटने की प्रवृत्ति होती है। सीमांत उत्पादन देखें श्रमिक का, तो सीमांत उत्पादन पहले शुरुआत में बढ़ता है, अधिकतम होता है, उसके बाद में घटने लगता है। जहाँ कुल उत्पादन अधिकतम होता है वहाँ शून्य हो जाता है, और उसके बाद में भी अगर हम श्रमिकों की मात्रा को लगाते हैं तो श्रम का सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है। अब औसत उत्पादन देखें, एपीएल प्रारंभ में बढ़ती है, अधिकतम होती है और उसके बाद में लगातार घटने लगती है। तो इस आधार पर हम उत्पादन की 3 अवस्थाओं का भी अध्ययन करते हैं। प्रथम अवस्था जो उत्पादन की होती है वो मूल बिंदु से स्टार्ट होती है और जहाँ पर एपीएल अधिकतम होती है वहाँ तक होती है। उत्पादन की दूसरी अवस्था एपीएल अधिकतम जहाँ पे है वहाँ से स्टार्ट होती है और जहाँ टीपीएल अधिकतम है वहाँ तक रहती है। और उत्पादन की तीसरी अवस्था जहाँ टीपीएल अधिकतम होती है वहाँ से स्टार्ट होती है, या एमपीएल शून्य होती है वहाँ से स्टार्ट होती है और लास्ट तक चलती है। तो इस प्रकार हम इसको चित्र में देखें। हम चित्र में एक्स अक्ष पे श्रम की मात्रा ली गई है पर यूनिट श्रम, और वाई अक्ष पर टीपीएल लिया गया है। इसी के नीचे एक चित्र है जिसमें हम नीचे एक्स अक्ष पे श्रम की मात्रा ले लिए और इधर वाई अक्ष पे एपीएल और एमपीएल लिया है। टीपीएल के बारे में बात करें पहले, कि जैसे टीपीएल वक्र मूल बिंदु से स्टार्ट होता है, श्रम की मात्रा शून्य है तो कुल उत्पादन भी शून्य होता है। जैसे जैसे हम श्रम की मात्रा को, श्रम की इकाइयाँ लगाते हैं, एक एक बढ़ाते हैं, श्रम की मात्रा बढ़ाते हैं, तो टीपीएल जो है प्रारंभ में बढ़ती दर से बढ़ रहा है ए बिंदु तक बढ़ती दर से बढ़ेगा, और ए बिंदु यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। इसके बाद में कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ रहा है और सी बिंदु पे जाके अधिकतम हो जाता है। इसके बाद में भी अगर हम श्रमिकों का प्रयोग करते हैं तो कुल उत्पादन घटने लगता है। ए बिंदु पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है और यहाँ पर जो टीपीएल वक्र है उसका जो आकृति है कॉन्वेक्स से कॉनकेव होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ तक ये मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर है और ए बिंदु के बाद में मूल बिंदु के प्रति ये नतोदर होने लग जाता है। अब हम बात करें दोनों चित्रों को मिलाकर। मूल बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल है जो औसत उत्पादन को दर्शाता है, और टीपीएल वक्र पर स्थित किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा का ढाल एमपीएल वक्र को दर्शाता है। तो ए बिंदु की बात करें जो मोड़ का बिंदु है, यहाँ पर स्पर्श रेखा का ढाल अधिकतम है, तो स्पर्श रेखा का ढाल अधिकतम है, इसे एमपीएल दर्शाता है, तो यहाँ तक एमपीएल बढ़ता है। इसके बाद में मूल बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल बी बिंदु पर अधिकतम है, तो मूल बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल एपीएल को दर्शाता है, तो बी बिंदु पर एपीएल अधिकतम है। सी बिंदु पर टीपीएल अधिकतम है और एमपीएल शून्य है। तो इस आधार पर हम उत्पादन की 3 अवस्थाएं लेते हैं। उत्पादन की पहली अवस्था जो ओ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है और बी बिंदु तक होती है, और बी बिंदु से लेकर सी बिंदु तक जहां औसत उत्पादन अधिकतम है वहां से लेकर कुल उत्पादन अधिकतम है वहां तक उत्पादन की दूसरी अवस्था होती है। और तीसरी अवस्था कुल उत्पादन स्टार्ट होती है सी बिंदु से और अंत तक चलती रहती है। तो इस प्रकार हम उत्पादन की 3 अवस्थाओं का इस चित्र से अध्ययन करेंगे। तो हम उपयुक्त तालिका से स्पष्ट होता है या चित्र से स्पष्ट होता है कि अल्पकाल में अन्य साधनों को हम स्थिर रखकर केवल एक परिवर्तनशील साधन की श्रम की इकाइयाँ को बढ़ाया जाता है, तो प्रारंभ में उत्पादन बढ़ता है
फिर घटता है और एक स्थिति के बाद में ऋणात्मक भी हो जाता है। तो इस आधार पर हम उत्पादन की 3 अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। उत्पादन की प्रथम अवस्था, इसे वर्धमान प्रतिफल की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है। यह अवस्था मूल बिंदु से प्रारंभ होती है और उस बिंदु पर समाप्त होती है जहाँ पर APL अधिकतम होता है या APL MPL के बराबर होता है। इस अवस्था में TPL लगातार बढ़ता है, प्रारंभ में बढ़ती दर से बढ़ता है तथा मोड़ के बिंदु के बाद घटती दर से बढ़ता है। MPL प्रारंभ में बढ़ता है, मोड़ के बिंदु पर अधिकतम होता है तथा उसके बाद में घटने लगता है तथा APL लगातार बढ़ता हुआ अधिकतम हो जाता है। इस अवस्था को वर्धमान प्रतिफल की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत स्थिर साधन की मात्रा अधिक होती है और स्थिर साधन की मात्रा पर जैसे जैसे हम श्रमिकों का लगाते हैं, अतिरिक्त इकाइयों को लगाते हैं, तो स्थिर साधन का कुशल उपयोग होने लगता है, जिससे कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है। दूसरा कारण है कि इस अवस्था में श्रम विभाजन और श्रम का विशिष्टीकरण होता है। इसका तात्पर्य यह है कि श्रमिक वही कार्य करता है जिसमें वो सबसे ज़्यादा कार्यकुशल होता है और इसके कारण कुल उत्पादन बढ़ता है, इसलिए इसे वर्धमान प्रतिफल की अवस्था भी कहते हैं। दूसरी अवस्था, सेकंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, इसे ह्रासमान प्रतिफल की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में परिवर्तनशील साधन की उत्पादकता घटती जाती है। यह अवस्था APL अधिकतम से प्रारंभ होकर TPL अधिकतम पर समाप्त होती है। इस अवस्था में TPL घटती दर से बढ़ती है और अधिकतम हो जाती है। APL लगातार घटती है तथा MPL लगातार घटकर शून्य हो जाती है। इस अवस्था में परिवर्तनशील साधन को प्रतिफल ह्रासमान होता है, क्योंकि स्थिर साधन अविभाज्य होते हैं। दूसरा, परिवर्तनशील साधन सभी साधन पूर्णतः स्थानापन्न नहीं होते और स्थिर साधन कम पड़ने लगते हैं, जिसके कारण उनका अति उपयोग होने लगता है और अति उपयोग होने से ह्रासमान प्रतिफल मिलने लग जाता है। इसे ही ह्रासमान सीमांत प्रतिफल का नियम भी कहते हैं। उत्पादन की तीसरी अवस्था, थर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, इसे ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में परिवर्तनशील साधन की सीमांत उत्पादकता हमेशा ऋणात्मक होती है। यह अवस्था TPL अधिकतम से स्टार्ट होती है या MPL जहाँ शून्य होता है वहाँ से प्रारंभ होती है तथा अंत तक चलती है। इस अवस्था में TPL व APL लगातार घटते हैं, लेकिन कभी शून्य नहीं होते और ऋणात्मक नहीं होते तथा MPL हमेशा ऋणात्मक होती है, इसीलिए इसको ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में ऋणात्मक प्रतिफल होने के निम्न कारण हैं। पहला है, परिवर्तनशील साधन की मात्रा अधिक होने से स्थिर साधन का अति उपयोग होता है और परिवर्तनशील साधन का कुशल उपयोग नहीं होता, जिसके कारण उत्पादन घटने लगता है। इसमें श्रम विभाजन व श्रम का विशिष्टीकरण नहीं हो पाता, भीड़ भाड़ हो जाती है, कुप्रबंध होता है, लोग काम नहीं करते, इसलिए परिवर्तनशील साधन का प्रतिफल ऋणात्मक हो जाता है। अब हम बात करें कि एक विवेकशील उत्पादक उत्पादन की कौन सी अवस्था में उत्पादन करना पसंद करता है। तो हम ये बात करते हैं कि एक विवेकशील उत्पादक उत्पादन की दूसरी अवस्था में उत्पादन करना पसंद करता है। प्रथम अवस्था में वह उत्पादन नहीं करना पसंद नहीं करता, क्योंकि प्रथम अवस्था में स्थिर साधन की सीमांत उत्पादकता ऋणात्मक होती है या स्थिर साधन का कुशल उपयोग नहीं होता। जैसे जैसे उस पर हम अतिरिक्त श्रमिकों की मात्रा बढ़ाते हैं तो कुल उत्पादन बढ़ने लगता है। तीसरी अवस्था में परिवर्तनशील साधन की सीमांत उत्पादकता ऋणात्मक हो जाती है, इसलिए एक विवेकशील उत्पादक
उत्पादन की तीसरी अवस्था में भी उत्पादन करना पसंद नहीं करता। अतः वह उत्पादन की दूसरी अवस्था में ही उत्पादन करना पसंद करता है, क्योंकि उत्पादन की दूसरी अवस्था में दोनों ही साधनों की सीमांत उत्पादकता धनात्मक होती है। अब उत्पादन की दूसरी अवस्था में वह कहाँ पर उत्पादन करेगा? प्रारंभ में नहीं करता है, क्योंकि प्रारंभ में स्थिर साधन की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, और अंत में नहीं करेगा, क्योंकि अंत में परिवर्तनशील साधन की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। अब वह दूसरी अवस्था में कहाँ उत्पादन करेगा? बीच में करेगा या प्रथम अर्धभाग में करेगा, द्वितीय अर्धभाग में करेगा, यह निर्भर करता है दोनों साधनों की सापेक्षिक कीमतों के ऊपर। यदि सापेक्षिक रूप से श्रमिक सस्ता है तो वो द्वितीय अर्धभाग में उत्पादन करेगा, और अगर भूमि सस्ती है तो प्रथम अर्धभाग में उत्पादन करना पसंद करेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। थैंक यू टू ऑल द बेस्ट।